हम स्टडी करेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को बहुत ही लो प्रेशर पर उन्होंने भरा और एक हाई वोल्टेज का करंट लगाया, लगभग 10,000 वोल्ट का करंट उन्होंने लगाया। और उन्होंने एक अलग कार्य क्या किया कि जो यहाँ पर कैथोड लिया, कैथोड जो है वो छिद्रित था या परफोरेटेड कैथोड इन्होंने लिया और इस कैथोड की जो वाल थी, दीवार थी, इसके पीछे इन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दिया। अब जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया तो उन्होंने देखा कि कैथोड रे तो निकल ही रही थी, साथ साथ कैथोड रेज जो है वो आपकी कैथोड से एनोड की तरफ जाती थी। और उसी समय सिमल्टेनियसली उसी समय उन्होंने देखा कि यहाँ जो गैस थी उसके पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ आपका कैथोड की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे थे। और ये कैथोड की तरफ जो पार्टिकल्स जाते हुए प्रतीत हो रहे थे, ये जब इस परफोरेटेड कैथोड से निकले तो ये इस जिंक सल्फाइड पर जब गिरते थे तो एक तरीके की फ्लोरेसेंट उत्पन्न करते थे और एक चमक उत्पन्न करते थे। और बाद में इन्हीं किरणों को नाम दिया गया एनोड किरणें या पॉजिटिव किरणें या कैनाल रेज नाम दिया गया। जो पॉजिटिव किरणें थी, बाद में जे थॉमसन ने यह पता लगाया कि इन किरणों का जो नेचर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आपकी निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती थी। इनका जो मास था वो लगभग इसी गैस के एटॉमिक मास के बराबर आ जाता था जो गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी होती थी। तीसरा जो पॉइंट था, इन हर गैस के लिए E/m चार्ज अपॉन मास रेशियो जो था वो हर गैस के लिए डिफरेंट आता था। क्यों? उसका कारण ये था क्योंकि हर गैस का एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा, तो हर गैस के लिए E/m का रेशियो जो है अलग अलग आ जाता था। जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी थी वो डिपेंड करती थी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपने कौन सी गैस भरी है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में आपने हाइड्रोजन गैस भर दिया है तो जब हाइड्रोजन गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी जाएगी तो आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन्स तो आपका एनोड की तरफ जाएंगे और वो कैथोड रेज बनाएंगे और जो प्रोटॉन होगा वो प्रोटॉन वो H+ आयन जो है वो आपका कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये आकर इस परफोरेटेड कैथोड से होते हुए जिंक सल्फाइड पर जब गिरेगा तो एक तरीके का ग्लो उत्पन्न करेगा। तो जब हाइड्रोजन गैस इसमें भरी गई तो वहां पर प्रोटॉन्स की उत्पत्ति हुई। जो ये प्रोटॉन्स थे ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं हर एलिमेंट के, जिन्हें आप प्रोटॉन या 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, प्रोटॉन्स पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम या 4.10 × 10⁻10 ESU। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को सबसे पहली बार ऑब्टेन किया था। कैसे? उन्होंने नाइट्रोजन पर अल्फा पार्टिकल या हीलियम की बम्बार्डमेंट किया और देखा उन्होंने कि 8O17 और प्रोटॉन उन्हें प्राप्त हुआ। जो प्रोटॉन होता है वह आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और यह प्रत्येक
एलिमेंट का एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यह का आपका कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वह किस चीज पर डिपेंड करती है? प्रोटॉन्स की संख्या पर। किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करती है। अगर आप किसी भी एलिमेंट को आयन में बदले, चाहे पॉजिटिव आयन चाहे निगेटिव आयन, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन्स की संख्या में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में चेंज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहरी कक्षाओं में पाए जाते हैं, और जबकि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। जो प्रोटॉन का मास होता है, द्रव्यमान होता है, वह लगभग होता है हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर। हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 1.0075 यूनिट। हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से न्यूट्रॉन्स की खोज की गई थी।